हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। मैं हूं जितेंद्र और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पाइथन की इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में पाइथन पर बेस्ड 200 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो पिछले वीडियो में हमने 200 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे ये हर चैप्टर से थे। ठीक है, हर एक चैप्टर से यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाए थे और ये हमने खुद बनाए थे। लेकिन ये जो 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है ये ओ लेवल के, ठीक है, ओ लेवल के तीसरे मॉड्यूल यानी M3R5 के सिलेबस में ये मेंशन किए गए हैं। तो ये सारे एमसीक्यू हमने वहाँ से उठाए हैं, तो ये ओ लेवल एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज हम इस वीडियो में ओ लेवल M3R5 से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ओ लेवल के ऑफिशियल सिलेबस में। अगर आप ओ लेवल का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 74 पर आना है और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और इनका जो सोल्यूशन है, जो आंसर है, वो आज हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ओ लेवल के ऑफिशियल सिलेबस पे मेंशन किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। यानी सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन में कौन सा कैरेक्टर यूज किया जाता है, यानी कौन सा सिंबल। तो इसका सही आंसर है सी, हैश साइन का। ठीक है, हैश साइन का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए पाइथन में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू राइज एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं इसके बारे में हमने आई थिंक देखा है। एक्सेप्शंस यानी कि जो हमारी एरर होती हैं, जैसे वेरिएबल एरर है या कोई आइडेंटिफायर एरर है या अलग अलग टाइप की एरर होती है, वैल्यू एरर हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो एरर होती हैं उन्हें हम राइज कीवर्ड का यूज करके उसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राइज। तो यहाँ पर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। तो यहाँ पर पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको पता है .py। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑपरेशन इन पाइथन। सेट के बारे में आपको पता है, जिस तरीके से लिस्ट, टपल, डिक्शनरी होता है उसी तरह से सेट भी होता है और सेट को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछ रहा है कि नॉट अ वैलिड सेट ऑपरेशन, तो इसमें से कौन सा वैलिड सेट ऑपरेशन नहीं है। तो यहां पर देखिए ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, तो यहां पर ये तीनों ही वैलिड सेट ऑपरेशन है। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहां पर इन तीनों ही जो है ये वैलिड है, तो इनवैलिड इसमें से कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपने इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इन तीनों को गूगल पर या फिर यूट्यूब पे सर्च करके इनके बारे में पढ़ लें। ठीक है, ये तीनों ही सेट ऑपरेशन होते हैं एक तरह के। तो चलिए यहां पर बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। यानी कि आइडेंटिफायर का मतलब सीधा है कि जो हम वेरिएबल वगैरह बनाते हैं या जो फंक्शन नेम रखते हैं तो वो आइडेंटिफायर होते हैं। तो आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लेंथ फिक्स नहीं होती, मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप जितने चाहें उतने नंबर का आइडेंटिफायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात का। आप इसको चाहें तो प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। कोई एक वेरिएबल बनाइए, ठीक है, जिसमें कम से कम 100 या 200 कैरेक्टर का एक वेरिएबल बनाइए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन। यानी इनमें से कौन सा एक वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। तो यहाँ पर काउंट, अपर एंड स्ट्रिप, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं ऑल ऑफ द अबव का। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, तब यहाँ पर इसका सही आंसर होता डी, क्योंकि यहाँ पर काउंट, अपर एंड स्ट्रिप इन तीनों का यूज हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में करते हैं। काउंट यानी कि हम कैरेक्टर को काउंट करने के लिए करते हैं, अपर से अपर केस में कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रिप से हम जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। तो ये तीनों ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आई थिंक नाइलिट की तरफ से मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होना चाहिए था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड प्रेजेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो इसका सही आंसर है 33। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें 33 रिजर्व कीवर्ड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो उसे काउंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर 33 होगा और बाकी रिजर्व कीवर्ड को भी आपको याद कर लेना है ताकि एमसीक्यूज में वो कम से कम उससे 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन। यानी पाइथन किस में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है सी लैंग्वेज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सी लैंग्वेज।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट, यानी पाइथन कितनी कंट्रोल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए होगा 3। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, तो जो हमने ब्रेक कीवर्ड के बारे में पढ़ा है, ब्रेक हो गया, आपका पास हो गया, ठीक है, और एक होता है कंटिन्यू। तो ये हमारी 3 जो होती हैं ये कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। इससे हम किसी लूप या फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक जो है वो वहीं से प्रोग्राम को या उस लूप को स्टॉप कर देगा। पास करेंगे तो पास का मतलब ये होता है जैसे इफ ब्लॉक हम लिखते हैं तो इफ के अंदर अगर हम कंडीशन देते हैं लेकिन उसका कोई इफ ट्रू स्टेटमेंट नहीं देना चाहते तो हम पास कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो एरर मिलेगी। और कंटिन्यू का मतलब होता है कि उस स्टेप को स्किप कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, तो इसका सही आंसर होगा यस, ठीक है। आइडेंटिफायर के डीलिंग करते समय जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव होता है। तो इसका सही आंसर होगा यस, यानी कि ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पाइथन, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो पाइथन का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स जो होते हैं वो सी लैंग्वेज में होते हैं, पाइथन में नहीं होते। अगला क्वेश्चन, और बाकी यहाँ पर बात करें लूप्स की या डायनेमिक टाइपिंग की तो ये दोनों हमें मिलते हैं। डायनेमिक टाइपिंग के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। और लूप्स के बारे में तो पता ही है, ये तो पाइथन में ही है। अगला क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है। तो उसका सही आंसर है डेफ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है डेफ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो यहां पर ये देखिए क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है लेकिन आंसर इस बार चेंज है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग करते समय हम कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ट्राई, एक्सपेक्ट एंड फाइनली तीनों कीवर्ड का हम यूज करते हैं, यानी तीनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ में हम राइज कीवर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। राइज जो कि क्या करता है, पहले एरर को चेक करता है, फिर हम ट्राई करते हैं, और एक्सपेक्ट का मतलब कि ये हम देखते हैं कि यूजर से क्या आ सकता है, और फाइनली में यानी कि एक तरह से ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने आई थिंक पढ़ा है, आप देख सकते हैं वीडियो, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर, यानी कि पिप का यहाँ पर पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो जो पिप होता है आपको पता है, पिप की मदद से हम पाइथन में कोई भी जो हमारा प्रोग्राम होता है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका पूरा नाम होता है पिप का प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन, यानी कौन सा लूप जो है वो पाइथन सपोर्ट नहीं करता। तो इसका सही आंसर है सी, डू व्हाइल लूप। पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं होता है, ये सी लैंग्वेज में होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, यानी इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसका सही आंसर है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट जो है ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें फैक्टोरियल की और सीड और एसक्यूआरटी, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये हमें मॉड्यूल में मिलते हैं। अगर हम एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करेंगे तो इसके लिए हमें मॉड्यूल को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यहां पर बिल्ट इन फंक्शन की बात की जा रही है, तो बिल्ट इन का मतलब ये कि हमें कोई भी मॉड्यूल इंसर्ट ना करना पड़े, वो बिल्ट इन फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर अगले क्वेश्चन में कोड लिखा हुआ है और इसका हमें आउटपुट बताना है। तो यहां पर सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन है, इसको हमने कई बार देखा है। इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिंग को यहां पर उल्टा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर स्लाइसिंग का यूज किया जा रहा है और यहां पर लास्ट वाला जो वैल्यू है वो -1 में पास किया गया है। तो हमारी जो स्ट्रिंग है ये क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ए, ठीक है। ये जो है ए इसका सही आंसर है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें प्रिंट फंक्शन में इसमें पैरेंथेसिस नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या होता है कि कभी कभार नाइलेट जो है वो पाइथन 2.0 से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पाइथन 2.0 में प्रिंट फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये डेट एंड टाइम मॉड्यूल से है और इसका सही आंसर है strp टाइम, ठीक है। strp टाइम इसका सही आंसर है। आप डेट एंड टाइम मॉड्यूल को पढ़ लेना। यहाँ पर क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं, जबकि ये चीज़ें सिलेबस में मेंशन नहीं की गई हैं। अगला क्वेश्चन, टू स्टार्ट पाइथन फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट यूज दिस कमांड, यानी कि अगर हमें कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन जो है वो स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम पाइथन टाइप करते हैं। हमने कई बार देखा भी है, कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन स्टार्ट करने के लिए पाइथन टाइप करना है। तो इसका सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल नीड टू बी इंपोर्टेड टू हैंडल डेट एंड टाइम कंप्यूटेशन इन पाइथन। तो इसका सही आंसर है डेट टाइम। डेट टाइम मॉड्यूल का नाम होता है, ये हमारा डेट और टाइम को हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज, और फिर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी गई है और इसे इवेल्युएट करना है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा +5। इसका सही आंसर क्या है, ए है। अब यहाँ पर अगर आपने बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ा है तो देखिए ये जो होता है टिल्ड का साइन, ये बिट वाइज ऑपरेटर है, वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये नॉट का काम करता है, ठीक है। तो बिट वाइज
ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी हम कैलकुलेट करते हैं पहले उसे 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम 5 को यहाँ पर 101, ये 5 का हो गया, बाकी यहाँ पर 5 0 और आगे ऐड करेंगे 8 बिट बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हो गया 5 का। अब इसे अगर हम इवेलुएट करेंगे यहाँ पर टिल्ड साइन के साथ में, तो ये क्या करता है, ये होता है नॉट के लिए। नॉट का मतलब कि 1 का 0 करेगा, 0 का 1 करेगा, तो 1 का 0 करो, 0 का 1 करो, 1 का 0 करो, और इस तरह से ये सारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार इवेलुएट हुआ, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर, ये हमारा क्या है एक बार इवेलुएट हुआ, और इस तरह से यहाँ पर 6 टाइम टिल्ड का साइन लगाया गया है, यानी 6 टाइम यहाँ पर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यूज किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि ये 6 टाइम हमें इवेलुएट करना है, ठीक है। तो एक टाइम यानी एक बार तो देखिए यहाँ पर हो गया, ये 0 का मतलब कि ये ओरिजिनल नंबर है, और ये एक बार हुआ, दूसरी बार करेंगे तो फिर से 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, और फिर बाकी ये सारे 0 हो जाएंगे, और इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो फाइनली हमें 101 ही मिलेगा, यानी कि लास्ट में 6 टाइम जब इसे इवेलुएट किया जाएगा तो यही आंसर आएगा, जिससे क्या होगा इसका आंसर जो है 5 का 5 ही रहेगा, यानी +5। आई थिंक यहाँ पर आप बात समझ रहे होंगे। और अगर इसे एक ही बार इवेलुएट करना होता तो हमें ये नंबर मिलता, और इसे हम कन्वर्ट करते डेसिमल नंबर में, और फिर जो आंसर होता वो होता। क्लियर है? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बाइनरी जो है वो पढ़नी पड़ेगी। चलिए, तो इसका सही आंसर +5 है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसमें एक और मिस्टेक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तक क्वेश्चन हो गए थे, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 21 के बाद सीधे देखिए 22 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर बीच में एक गलती से पेस्ट हो गया हो, फिर भी यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दी गई है, तो ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो है प्रेसिडेंस किसकी हाइयर है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट जो है ये स्क्वायर रूट निकालेगा, तो इसकी जो है ये हाइयर प्रेसिडेंस होती है। तो 2 एक्सपोनेंट 3, तो यहाँ पर क्या होगा 2 × 2 × 2, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 8, और यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट 2, तो इसका आंसर क्या होगा 25, और यहाँ पर बीच में प्लस है, तो 8 + 25 कितना हो जाएगा 33, तो इसका सही आंसर क्या है 15 का बी। क्लियर है? आई थिंक यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का बी होगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कोड दिया गया और इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वार नाम के एक वेरिएबल में 10 असाइन किया गया, और इसका टाइप चेक किया गया। तो टाइप चेक करेंगे तो आपको पता है इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। फिर यहाँ पर क्या किया गया कि उसी वार नाम के वेरिएबल में हेलो यहाँ पर लिख दिया गया, और उसका टाइप चेक किया गया। तो पहले क्या आएगा, इंट आएगा, और दूसरी बार में क्या आएगा, str आएगा, ठीक है। तो इंट और str, तो इसका सही आंसर क्या है, डी है, इंट और str। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 23। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन असर्शन बी डिसेबल्ड इन पाइथन। तो ये क्वेश्चन जो है ये असर्शन से है, और असर्शन जो है असर्ट कीवर्ड के बारे में आई थिंक हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, याद नहीं है मुझे, ठीक है। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है ए। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसका सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 24। हाउ इज अ कोड ब्लॉक इंडिकेटेड इन पाइथन। यानी कि क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि जो कोड ब्लॉक होता है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड जिसे कहते हैं, वो कैसे इंडिकेट होता है। तो इसका सही आंसर है इंडेंशन। इंडेंशन यानी कि आपको पता है कि जब हम इफ ब्लॉक या लूप लगाते हैं तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन लगा करके और फिर थोड़ा सा पीछे स्पेस देके, यानी टैब या स्पेस देके फिर आगे से एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो ये इंडेंशन से हमारा ब्लॉक ऑफ कोड बनता है। क्लियर है? पाइथन में। और अगर बात करें सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज में, तो उसमें हम ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट ये सारी चीज़ें यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर इसका सही आंसर इंडेंशन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर कोड लिखा गया है और इसका हमें आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर चलिए कोड को रन करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए नाम की एक लिस्ट बनाई गई है, ए नाम की एक लिस्ट बन गई, सिंपल है। फिर क्या किया गया है, इसमें देखिए स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके नंबर को इंसर्ट मतलब असाइन किया गया है। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर जो स्लाइसिंग दी गई है, इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग 0 से करनी है और जाना लास्ट तक है, और स्टेप जो है इसका 2 रहेगा। स्टेप क्या है? 2 रहेगा। तो अब इस कंडीशन में ये कैसे स्टोर होगा, तो देखिए जो 10 है वो चला जाएगा 1 की जगह पर, और स्टेप 2 है तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा वाला है वो छोड़ देगा, और अगला जो 20 नंबर है ये जाएगा 3 की जगह पर, और जो 30 है ये जाएगा 5 की जगह पर। यहाँ पर आई थिंक आप समझ रहे होंगे स्टेप 2 है। और जो 40 है ये कहाँ जाएगा, 7 की जगह पर जाएगा, और जो 50 है ये कहाँ जाएगा, 9 की जगह पर जाएगा। कहाँ जाएगा? 9 की जगह पर। और जो 60 बचा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 60 है वो तो यहाँ पर इसके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो या तो हम 60 नंबर को हटा दें तो यहाँ पर ये मतलब सही आंसर इसका आएगा, वरना यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। तो एरर कौन सी होगी, तो इसका सही आंसर है ए, हमें इसमें वैल्यू एरर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट कमांड टू सफल द फॉलोइंग लिस्ट। यानी कि लिस्ट को अगर सफल करना हो, सफल का मतलब ये होता है रैंडमली, मतलब जैसे यहाँ पर एप्पल, बनाना, पपाया और चेरी है, तो इसे अगर रैंडमली यहाँ पर हमें मिक्स करना हो, मतलब एप्पल कहीं चला जाए, पपाया कहीं पर आ जाए, तो ये होता है रैंडम सफल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें रैंडम मॉड्यूल का सफल फंक्शन यूज करना होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है सी,
सी, रैंडम डॉट सफल, और उसके अंदर हम अपनी लिस्ट पास कर देंगे तो इस तरीके से ये लिस्ट हमारी सफल हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर ट्रू। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है देखिए सी, टपल आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। जो टपल होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती, और जो लिस्ट होती हैं ये म्यूटेबल होती हैं यानी कि चेंज हो सकती हैं। तो इसका जो सी वाला आंसर है ये सही है। और बात करें यहाँ पर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की, तो इसके बारे में आई थिंक पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या है। तो हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है, हेट्रोजीनियस एक टाइप की टर्म है जो कि यूज की जाती है लिस्ट और टपल और सेट और डिक्शनरी के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी लिस्ट होती हैं या टपल हो गई या सेट हो गई या डिक्शनरी हो गई, तो इसमें हम जैसे हम लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हैं। मतलब हम एक इंटीजर रख सकते हैं, फिर एक डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब कुछ भी। इसी तरह से टपल में भी होता है और सेट में भी होता है, डिक्शनरी में भी होता है। मतलब इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक ही डेटा टाइप रहेगा, तो इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस क्या होता है? तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल में हम एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं। जैसे नमपाई एरे, तो नमपाई एरे में हम एक ही टाइप का डेटा टाइप रख सकते हैं। अगर हम नंबर रखेंगे तो फिर नंबर ही रखेंगे, फ्लॉट रखेंगे तो फ्लॉट ही रखेंगे, तो वो होता है होमोजीनियस। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर जो टपल और लिस्ट हैं ये दोनों ही हेट्रोजीनियस होती हैं। तो यहाँ पर ये बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। टपल हैव स्ट्रक्चर्ड, लिस्ट हैव एन ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए टपल और लिस्ट दोनों ही ऑर्डर में होती हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप लिस्ट या टपल में 1, 2, 3 स्टोर करेंगे तो 1 2 3 इसी मतलब इसी ऑर्डर में ये नंबर स्टोर रहेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर भी आउटपुट पूछा जा रहा है। तो एल नाम की एक लिस्ट है और इसे ज्वाइन किया गया है। यहाँ पर ज्वाइन किससे किया गया है? यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन किया गया है, लेकिन ब्लैंक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिस्ट है वो ज्वाइन फंक्शन से ज्वाइन हो जाएगी और ए बी सी डी इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट 9 इंटीजर डिवीजन 2। तो अगर हम 9 को 2 के साथ इंटीजर डिवीजन करेंगे तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 4। तो इसका सही आंसर है सी। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन जो है ये भी, इसमें भी 4.0 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जब भी हम इंटीजर डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो इसका जो रिटर्न होगा वो भी इंटीजर में ही होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है सी, केवल 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोड दिया गया है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो आई की वैल्यू 0 है और यहाँ पर आई लेस देन 3 है। आई लेस देन 3 है यानी कि लूप की कंडीशन यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आई को प्रिंट कर दिया गया। तो फर्स्ट टाइम में आई क्या था? 0। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आई यानी कि 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? आई प्लस 1 होगा और आई में स्टोर होगा। तो आई में ऑलरेडी अभी क्या प्रिंट हुआ है? 0, यानी इसमें क्या है? 0। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1। ध्यान रखना आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर यहाँ पर प्रिंट जब किया गया तो आई प्लस 1 प्रिंट किया गया है। आई प्लस 1 यानी आई में क्या है? 1 है और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 0 के बाद क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। क्लियर है? यहाँ पर हालांकि ये न्यू लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक ही लाइन में लिखते हैं। फिर जब ये लूप चलेगा तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर 2 हुआ है, लेकिन आई की वैल्यू 1 ही है, क्योंकि यहाँ पर आई प्लस 1 किया गया था, ना कि यहाँ पर स्टोर किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आई की वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पर फिर से एक बार क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर आई ही प्रिंट होगा। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम फिर क्या प्रिंट होगा? आई। और फिर उसके बाद आई प्लस 1 होगा और आई में स्टोर होगा, यानी 1 प्लस 1, तो आई में क्या स्टोर होगा? 2, और प्लस यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्रिंट होगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से 0 2 फिर 1 3 ऐसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए 0 2 फिर 1 3 और इस तरह से एक बार लूप और चलेगा, तो यहाँ पर 2 और 4 प्रिंट होगा। क्लियर है? तो ये चीज है, आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें समझना है इसको अच्छी तरीके से। अगर समझ नहीं पाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। देखिए, टू फ्लैटन अ गिवन 2D लिस्ट एंड इंक्लूड ओनली दोज स्ट्रिंग हुज लेंथ आर लेस देन 6। यानी क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर कह रहा है कि हमें यहाँ पर जो है 2D एक लिस्ट दी गई है। 2D यानी कि 2 डायमेंशन यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट दी गई है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, जो प्लैनेट्स नाम की यहाँ पर लिस्ट है। ठीक है, प्लैनेट्स नाम की जो लिस्ट है ये 2D लिस्ट है। यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर
इसका 0 है और ये क्या है 1 है और ये क्या है 2 है। क्लियर है, इसमें 3 एलिमेंट हैं लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये तो आपको पता है 2D एरे है यानी कि 2D लिस्ट है। और इसे हमें क्या करना है फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब क्या होता है कि ये 2D लिस्ट है, इसे 1D बनाना है। फ्लैटन का मतलब फ्लैट करना है। अगर 3D है 4D है कितना भी हो उसे हमें क्या करना है 1D करना है यानी कि फ्लैट कर देना है। क्लियर है, लेकिन फ्लैट करने के साथ साथ में यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें वही वैल्यू को लेना है जिसकी लेंथ जो है वो 6 से कम हो। क्या हो 6 से कम। तो अब देखिए इसके कई तरीके हैं। यहाँ पर यूज किया गया है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया गया है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिस्ट के अंदर ही यहाँ पर लूप लगा दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर ही ये लूप लगा। ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है ये कोई सेंटेंस नहीं बल्कि इसमें 2 टाइम फॉर लूप यूज किया गया है। इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए अब यहाँ पर ये 2D लिस्ट है, तो अगर 2D लिस्ट के अंदर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर लूप के अंदर लूप की जरूरत पड़ेगी यानी कि नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर नेस्टेड लूप को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से एक ही लाइन में इस तरीके से लिखा गया है। क्लियर है, तो ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सब लिस्ट, ठीक है, सब लिस्ट क्या है एक वेरिएबल है सिंपल। तो सब लिस्ट यहाँ पर स्टोर होगा, इसमें सब लिस्ट यहाँ पर स्टोर होगा। फिर यहाँ पर लूप चलाया गया फॉर सब लिस्ट इन प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में क्या है, प्लैनेट्स में यहाँ पर देखिए इसके 3 एलिमेंट है। तो आपको पता है कि जब हम फॉर और इन का यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा कि प्लैनेट्स में जो कि हमारी पूरी एक 2D लिस्ट है इसमें से एक एलिमेंट निकल करके सब लिस्ट में आ जाएगा। तो सब लिस्ट में पूरा एक लिस्ट यानी 0 पोजीशन का पूरा सब लिस्ट में हमें मिलेगा। फिर यहाँ पर अगला जो है ये नेस्टेड लूप कहलाएगा। और इसमें क्या हो रहा है देखिए फॉर प्लेनेट इन सब लिस्ट। अब यहाँ पर प्लेनेट एक मतलब वेरिएबल ले लिया गया, प्लेनेट और यहाँ पर प्लेनेट्स, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इसमें यस लगा है, ये लिस्ट है और प्लेनेट ये वेरिएबल है। तो अब क्या होगा कि सब लिस्ट से एक आइटम प्लेनेट में आएगा यानी कि हम मरकरी तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा कि हम चेक करेंगे इफ इसकी जो लेंथ है, लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और सब लिस्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर सब लिस्ट से हमें प्लेनेट में एक मतलब प्लेनेट मिला था यानी कि एक सिंगल स्ट्रिंग मिली थी मरकरी, लेकिन यहाँ पर इसमें लेंथ फंक्शन में सब लिस्ट को पास किया गया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर दूसरा वाला सही होगा। देखिए प्लेनेट को यहाँ पर हम स्टोर करेंगे, प्लेनेट को स्टोर करेंगे और प्लेनेट्स से यहाँ पर सब लिस्ट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा पूरा एक एलिमेंट। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि सब लिस्ट से प्लेनेट नाम के न्यू वेरिएबल में यहाँ पर हमें एक प्लेनेट मिलेगा यानी कि एक स्ट्रिंग मिलेगी। और फिर उसकी हमने लेंथ चेक कर ली तो ये सही है। और यहाँ पर इसकी लेंथ अगर 6 से कम होगी, यहाँ पर कंडीशन लगाई है और ये जो इफ कंडीशन है इसका जो मतलब स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखा है प्लेनेट। आपको पता है कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में जो हमारा मतलब रिजल्ट होता है यानी कि जो स्टेटमेंट होती है वो पहले लिखी जाती है, बाद में कंडीशन दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में कंडीशन दी गई है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्लेनेट स्टोर होगा वरना स्टोर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है बी। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से एक बार कोड दिया गया है और इसका आउटपुट बताना है। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए हेलो वर्ड को क्या किया गया है, हेलो वर्ड जो कि एक str1 वेरिएबल में है और str1 वेरिएबल को क्या किया गया यहाँ पर जो है इसका स्टेप -1 दिया गया यानी कि ये क्या हो जाएगा उल्टा, स्ट्रिंग जो है ये उल्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखी है तो ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन यहाँ पर इसे सही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब पेज बजाने के चक्कर में जो है इन दोनों को एक लाइन में किया गया है, बाकी ये दोनों अलग अलग लाइन में स्टेटमेंट हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि इस तरीके से ये हेलो वर्ड जो है ये उल्टा हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन, यानी इसमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है। तो देखिए स्ट्रिंग होता है, नंबर्स भी होते हैं और लिस्ट भी है, लेकिन इसका सही आंसर है स्लाइस। स्लाइस जो है ये डेटा टाइप नहीं है बल्कि स्लाइस एक टर्म है, एक टूल होता है जो कि हम मतलब स्लाइस का यूज हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं और लिस्ट में भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग के बारे में आपको पता है, अभी जहां पर हमने जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा जहां पर स्ट्रिंग को उल्टा किया गया था तो यही होती है स्लाइसिंग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पीवीएम को पूछा गया है। तो पीवीएम क्या होता है, तो आपको पता है पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम यानी पाइथन वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर पाइथन वर्चुअल मशीन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा पाइथन इंटरप्रेटर। पीवीएम जो है ये पाइथन इंटरप्रेटर भी होता है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या होगा पाइथन इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल, तो यहाँ पर यही वाला स्टेटमेंट सही है। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का ए आंसर सही है। बाकी लिस्ट इज इम्यूटेबल ये गलत है, बहुत ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या है ए, 35 का ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिक्शनरी से है।
तो डिक्शनरी में क्या होता है, तो देखिए डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर होते हैं, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, की वैल्यू पेयर होते हैं डिक्शनरी में। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग कमांड इज सब्स्टिट्यूशन व्हेन मल्टीपल इफ आर यूज्ड, यानी कि अगर हमें मल्टीपल इफ यूज करने हो तो हम क्या यूज करते हैं, तो अगर मल्टीपल इफ यूज करने हो तो हम यूज करते हैं एलिफ। क्या यूज करते हैं पाइथन में, एलिफ यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है सी, 37 का सी। क्लियर है। बाकी अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एल्स इफ होता है, लेकिन पाइथन में एलिफ होता है। क्लियर है। तो ये हमारा मतलब एलिफ में हम कंडीशन दे सकते हैं, जबकि एल्स में कंडीशन नहीं दे सकते। ठीक है, एल्स जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया है और ये पूछा गया है कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेंज फंक्शन है और रेंज में स्टार्टिंग कहाँ से की गई है, -5 से, यानी ये स्टार्टिंग हो गया, जाना कहाँ तक है 0 तक, और स्टेप क्या है 1 है, 1 का मतलब +1 है। क्लियर है। तो अगर -5 है तो ये -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा और इस तरह से -1 होगा। क्लियर है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 38 का सही आंसर है बी, 5 टाइम। ये लूप 5 बार चलेगा। कैसे, अब यहाँ पर देखिए -5 एक बार चला, -4 दूसरी बार, -3, -2, -1, तो ये कितनी बार हो गया 5 बार। अब आप सोच रहे होंगे कि 0, तो देखिए स्टार्टिंग जो है वो 0 से हो रही है और जाना 0 तक है, लेकिन ये -1 तक चलता है। आपको पता है रेंज फंक्शन -1 तक चलता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये -1 का मतलब कि -1 तक ही रहेगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। जैसे हम स्टार्टिंग 1 से करते हैं और जाना 4 तक है, तो इसका मतलब ये है कि 4 तक जाना है तो 1 चलेगा, 2 चलेगा और 3 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, यानी 3 बार ही लूप चलेगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू, यानी इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो a, b, c इज इक्वल टू 5 4 3, ये सही है। इस तरीके से हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। x इज इक्वल टू यहाँ पर लिस्ट है, ये भी सही है। d इज इक्वल टू, तो ये सेट है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही आंसर है d, यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा गया है, क्योंकि हम यहाँ पर वेरिएबल में नंबर यूज नहीं कर सकते, मतलब नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते, और यहाँ पर तो नंबर से ही स्टार्टिंग है, तो 5 इज इक्वल टू a नहीं कर सकते, बल्कि a इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं। क्लियर है, आपको पता चल गया होगा, ये आइडेंटिफायर एरर है। ठीक है, तो 39 का क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन नमपाई, यानी नमपाई एरे में अगर हमें टोटल एलिमेंट पता करने हो तो उसके लिए हम साइज फंक्शन का यानी साइज मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी, साइज। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन आर करेक्ट टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन, यानी एम्प्टी सेट बनाना हो, सेट के बारे में आपको पता है, तो सेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेट बनाने के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर ए, 41 का ए। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए सेट ये भी लिखा है, लेकिन इसमें एस जो है वो कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर ये हमें सही ऑप्शन मिल गया, तो इसलिए ए वाला जो है ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस ये ऑप्शन नहीं होता और इसमें कोई एरर या नॉन ऑफ दिस या ऐसा कुछ नहीं होता, तो फिर हमें यही ऑप्शन मानना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बाई मिस्टेक एस कैपिटल हो गया हो, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप से, 2-4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन गलत मिलते हैं, फिर ये तो सिलेबस है, इसमें तो गलतियां मिलेंगी ही। अगला CSV स्टैंड फॉर, CSV यहाँ पर तो इसका सही आंसर है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसका पूरा नाम क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो 42 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट अ रिजर्व कीवर्ड इन पाइथन, रिजर्व कीवर्ड कौन सा नहीं है, तो देखिए नन भी होता है, क्लास भी होता है, और नन यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ, तो नन तो होता ही है, तो इसका सही आंसर है गोटू। जो गोटू है ये रिजर्व कीवर्ड नहीं है पाइथन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्पेशल सिंबल यूज्ड इन पाइथन टू ऐड कमेंट, यानी पाइथन में कमेंट ऐड करने के लिए हम हैश साइन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैश साइन, और अगर मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो वैसे तो पाइथन में अगर हम बात करें ऑफिशियली तो मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम देना चाहें तो यहाँ पर सिंगल डबल कोट या सिंगल ट्रिपल कोट के साथ मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हैं, हालांकि वो एक स्ट्रिंग मानी जाती है। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोड है और इसका हमें आउटपुट बताना है, तो यहाँ पर ए बी वाई 3 वेरिएबल हैं, और ए में क्या है, यहाँ पर numpy एरे बनाई गई है, ठीक है, जो कि 1D एरे है। फिर यहाँ पर numpy एरे एक और बनाई गई है, जो कि यहाँ पर ये भी 1D एरे ही है, और फिर यहाँ पर y नाम के वेरिएबल में इन दोनों को प्लस किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका numpy एरे जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 44 का आंसर है वो हमारा है डी, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है। अब कैसे सही है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ए के साथ में बी को, ए के साथ में बी को ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस तरीके से जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसमें एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी ए एरे है
तो यहाँ पर क्या होगा कि जीरो जो है वो सभी के साथ एक एक करके ऐड होगा, ठीक है। तो जीरो जब सभी के साथ ऐड होगा तो यहाँ पर 0 1 2 ही आएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू यानी एक जो हमारी एरे है ए वाली, तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी कि 10, तो 10 सभी के साथ ऐड होगा, तो 10 + 0 10 होगा, 10 + 1 11 होगा, और 10 + 2 क्या होगा 12 होगा। फिर उसके बाद 20 ऐड होगा, फिर 30 ऐड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके 4 एलिमेंट बनेंगे, क्लियर है। आप नमपाई एरे एक बार फिर से पढ़ ले अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही हो। फिलहाल इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, यानी इसमें से कौन सा मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है प्रेडिक्टिंग इमेजेस, ठीक है। प्रेडिक्टिंग इमेज यानी इमेज को प्रेडिक्ट करना कि ये इमेज किसकी है या क्या है, तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है हमारे अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल तो हमें प्रेडिक्टिंग इमेज ये मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट लगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 0.5 और यहाँ पर राउंड -0.5, यानी कि इन दोनों को राउंड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए अगर 0.5 को राउंड करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, और अगर -0.5 को राउंड करेंगे तब भी हमें 0 ही मिलेगा। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि 0 0। अब ये कैसे होगा, तो देखिए अगर 0.6 होता तो ये राउंड होके 1 मिलता, लेकिन 0.5 है या 5 से लेस है, ठीक है। 0.5 या फिर 0.5 से लेस होगा तो हमें 0 ही मिलेगा। और इसी तरह से -0.5 में यहाँ पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी हमें 0 ही मिलने वाला है, क्लियर है। यहाँ पर आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन है द डैश फंक्शन मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे एंड डैश फंक्शन क्रिएट अ न्यू इंस्टेंट ऑफ द एरे। अब यहाँ पर देखिए इसमें दो फंक्शन के बारे में पूछा गया है, एक फंक्शन जो कि ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई कर देता है और दूसरा फंक्शन जो कि एक न्यू एरे क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 47 का सही आंसर है बी। रीसाइज फंक्शन जो होता है, ये रीसाइज फंक्शन क्या करता है, एरे को यानी ओरिजिनल एरे को ही मॉडिफाई कर देता है। जैसे ए नाम में कोई एरे है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके, और इसका साइज अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो ओरिजिनल एरे यानी ए नाम के एरे में ही चेंजेस हो जाएंगे। और जब हम रीसेव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, रीसेव फंक्शन से क्या होगा, एक नई एरे जनरेट होगी, रिटर्न में हमें मिलेगा, और उसे किसी नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओरिजिनल एरे में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। तो यहाँ पर रीसाइज जो है ये पहले नंबर पर आएगा और रीसेव जो है यहाँ पर आएगा। तो इसका सही आंसर बी है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तो यहाँ पर रेंज फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन नमपाई से पूछा जा रहा है। तो नमपाई में रेंज फंक्शन जो है वो हमें ए रेंज के नाम से मिलता है, ठीक है। ए रेंज यहाँ पर ये फंक्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन इन पाइथन, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हम डेफ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो 49 का यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड, यानी कि क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं उसमें अंडरस्कोर का क्या मतलब होता है। यानी कि अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं जैसे a_b, तो इसमें हम अंडरस्कोर क्यों यूज करते हैं। तो देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्लास टाइप के वेरिएबल बनाए जाते हैं, जो क्लास में यूज किए जाते हैं लोकल वेरिएबल, तो उसमें अंडरस्कोर इसलिए लगाया जाता है ताकि वो एज अ प्राइवेट वेरिएबल इंडिकेट हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, इट इंडिकेट अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, क्लियर है। तो जब भी आप किसी वेरिएबल में ए अंडरस्कोर यानी अंडरस्कोर देखें तो आप समझ जाइए कि ये प्राइवेट वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है क्लास का, क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पर ये लगाए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 तक के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन, यानी कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, पावर एंड पैरेंथेसिस। तो इसका सही आंसर है पैरेंथेसिस। आपको पता है सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो पैरेंथेसिस की होती है। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट टू डेट टाइम इज, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी, टू अंडरस्कोर डेट टाइम। ये फंक्शन होता है डेट टाइम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर एक कलर्स नाम की एक लिस्ट है और इस लिस्ट में यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेड वैल्यू तक पहुंचने के लिए इसका इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ पर रेड जो वैल्यू है इसका इंडेक्स आपको पता है 0 है, तो इसका सही आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर स्क्वायर नाम की एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। डिक्शनरी कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स और यहाँ पर कॉलन का यूज किया गया है। वैसे सेट भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर कॉलन लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या होता है, एक की होती है और दूसरी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम यूज करते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर लूप लगाया गया है और इसमें एक्स की वैल्यू को स्टोर किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स को ही की बना रहे हैं और एक्स इंटू एक्स को हम वैल्यू बना रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर
देखिए फर्स्ट टाइम में x में क्या होगा, फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पर ये 0 से लेके 5 तक चलेगा, 0 से लेके 5 तक चलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में x में क्या होगा 0, तो यहाँ पर की होगी हमारी 0 और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 इंटू 0, यहाँ पर x इंटू एक्स है यानी 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा। नेक्स्ट टाइम 1 होगा और 1 इंटू 1 1 ही होगा। फिर नेक्स्ट टाइम 2 होगा तो यहाँ पर की होगी 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि 4 होगा, क्लियर है। और इसी तरीके से 3 और यहाँ पर 3 इंटू 3 यानी कि 9 होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इससे क्या मैच हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी होगा। देखिए बी में भी वैल्यू जो है वो सही है, लेकिन इसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये लिस्ट है, जबकि ये लिस्ट नहीं बल्कि डिक्शनरी बनेगी और डिक्शनरी में यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट होते हैं। तो इसका सही आंसर 54 का हो जाएगा सी। आई थिंक यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, तो ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट रिटर्न द जेड इन बज। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ये अधूरा है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा है। बाई मिस्टेक यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन है, जो यहाँ पर बताया गया है कि एक्सप्रेशन से हमें बज से जेड को निकालना है, तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक है, बाई मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए 59, ये इतना जो है ये पार्ट इस क्वेश्चन का है, क्लियर है, ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन से हमें इस बज तक पहुंच करके इसमें से जेड को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि हम कौन सा इंडेक्स कैसे क्या लगाएंगे, कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी। यहाँ पर डी जो है यानी कि x 1 और फिर यहाँ पर सेकंड इंडेक्स जो होगा 2 होगा, फिर 1 और 2, इस तरीके से हम जेड तक पहुंच जाएंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन को, तो ये एक पूरी लिस्ट है और यहाँ पर लिस्ट है, तो ये 10 की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन 0 होगी और बाकी यहाँ पर इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, ये है, ठीक है, तो इसका पूरा क्या होगा 1 होगा, क्लियर है। तो फर्स्ट टाइम पहुंचने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1, क्योंकि हमें इस लिस्ट को टारगेट करना है, क्योंकि हमारा जो बज है वो अंदर इसी के है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ पर जो इसके अंदर हम पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर इस लिस्ट के लिए ये वाला जो हमारा आइटम है ये 0 पोजीशन पर है, ये वाला जो है 1 है और ये वाली जो पूरी लिस्ट है ये 2 पोजीशन पर है। तो यहाँ पर 1 पे पहले पहुंच गया था, फिर 2 हो गया, 2 के अंदर पहुंचने पर फिर यहाँ पर इसके अंदर फिर से स्टार्ट होगा एक बार, तो ये 0 पर है, ये 1 पर है और ये 2 पर है। तो यहाँ पर हमें कहाँ जाना है 1 पर, ठीक है, बज तक पहुंचना है, तो 1 पर पहुंच गए और 1 पर पहुंचने के बाद जेड की पोजीशन क्या है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये बी 0 पर है, ये 1 पर और ये 2 पर है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम जेड तक पहुंच जाएंगे, तो ये इसका सही है। यहाँ पर अगर आपने इसको प्रैक्टिकल देखा होगा, हमने पढ़ाया भी है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड टपल, यानी लिस्ट और टपल में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस तो आपको पता ही है, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल आर इम्यूटेबल। जो लिस्ट होती है म्यूटेबल होती है यानी चेंजेबल होती हैं, और जो टपल होती हैं वो इम्यूटेबल होती है यानी कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार टपल में डेटा डालने के बाद चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गई ये बात, ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, हाउ डू यू असाइन अ टपल ऑफ लेंथ 1, यानी कि एक टपल बनाना है और उसमें कोई भी एक एलिमेंट जो है असाइन करना है, मतलब एक ही एलिमेंट कोई भी 1 2 3 कुछ भी ऐसा करके, तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ए इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए टपल इस तरीके से लगाया गया है, लेकिन इसमें हमें डबल पैरेंथेसिस की जरूरत पड़ेगी, क्लियर है। अगर हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ये टपल कंस्ट्रक्टर है, हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पर ये डबल पैरेंथेसिस होगा तब यहाँ पर ये वैल्यू मानी जाएगी, वरना नहीं। तो ए इज इक्वल टू 1 ये हमारा सही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड, यानी यहाँ पर कोड है और इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर टप नाम की यहाँ पर एक टपल बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर ये सारे नंबर जो है वो स्ट्रिंग है, STR फॉर्मेट में, आपको पता है, क्योंकि ये सिंगल या डबल कोट से और मतलब कवर है, क्लियर है। सिंगल कोट है तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टपल बन गई स्ट्रिंग की। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि सॉर्टेड फंक्शन का यूज किया गया है। तो सॉर्टेड में अगर हम टपल को सॉर्ट करते हैं तो चूंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है तो ये कैसे सॉर्ट होगी, यहाँ पर आई थिंक मुझे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर रिवर्स भी किया गया है। तो फिलहाल तो इसको हमने रन किया तो इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर इसके अकॉर्डिंग आ रहा है वो आ रहा है डी, ठीक है। एरर इसमें एक देखने को आपको मिलेगी, वो क्या है कि जो रिवर्स एट्रीब्यूट है, ये रिवर्स एट्रीब्यूट एक्चुअली सॉर्टेड फंक्शन का होता है, जो सॉर्टेड मेथड है इसका एट्रीब्यूट है। जबकि यहाँ पर अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिवर्स एट्रीब्यूट है ये प्रिंट फंक्शन में लगा दिया गया। यहाँ पर देखिए कॉमा लगा दिया गया ना, ये सॉर्टेड फंक्शन खत्म होने के बाद, तो ये यहाँ पर हमें एरर मिल जाएगी देखने को। लेकिन अगर रिवर्स एट्रीब्यूट को हम यहाँ पर डालें, मतलब सॉर्टेड फंक्शन में, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। लेकिन किस लॉजिक के बेस पर आया हमें समझ थोड़ा नहीं आया, हो सकता है। फिलहाल अगर यहाँ पर ये इंटीजर होते, यहाँ पर अगर ये इंटीजर होते तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करता, पहले सॉर्ट करता यानी कि 2, 3 और 8 और 30 करता, और रिवर्स क्या, रिवर्स मतलब ट्रू यानी कि ये रिवर्स कर देता, तो 30, 8, 3, 2 ये वाला आंसर आता अगर ये इंटीजर होते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। तो हो सकता है कि ये इंटीजर रखना चाहते हो या ऐसा कुछ भी हो। फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सारी
चीज़ हमने बता दी कि क्या क्या हो सकता था, तो क्या क्या इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज़ जो रिवर्स है ये सॉर्टेड में आएगा। ठीक है, मतलब ये रिवर्स जो है ये सॉर्टेड फंक्शन मेथड का एट्रीब्यूट है, और ये अगर इंटीजर में होते तो यहाँ पर हमारा ये वाला आंसर आता, और अगर केवल इसको रखें और यहाँ पर इसे हम str में ही रखें तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अलाउड टू स्टोर डेटा थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए रीड या राइट कर सकते हैं। तो देखिए हम टेक्स्ट फाइल को भी रीड राइट कर सकते हैं, बाइनरी को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही आंसर इसका होगा टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को हम आसानी से प्रोग्रामिंग मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग से रीड एंड राइट कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, टू ओपन अ फाइल इन पाइथन लैंग्वेज डैश फंक्शन इज यूज्ड, यानी अगर हमें पाइथन में फाइल को ओपन करना हो तो हम यहाँ पर ओपन फंक्शन यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। यहाँ पर ये क्वेश्चन फाइल हैंडलिंग से है, तो ध्यान रखना फाइल हैंडलिंग हो गया और आपका नमपाई हो गया, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, बाकी लिस्ट, टपल और सेट, डिक्शनरी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नमपाई से और आपके फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई फाइल मोड व्हाइल ओपनिंग अ फाइल द फाइल विल ओपन इन डैश मोड, यानी कि जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करते समय अगर उसका मोड हम स्पेसिफाई नहीं करते, मोड का मतलब आपको पता है R+, R+, मतलब ये मोड होते हैं फाइल को ओपन करने के, तो अगर हम वो मोड डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ओपन होती है। किसमें? रीड मोड में ओपन होती है बाय डिफॉल्ट, तो इसका सही आंसर है रीड, यानी कि ए। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का रिवीजन एक बार आप फिर से कर लें अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो। अगला क्वेश्चन, टू ओपन अ फाइल माई फाइल डॉट टेक्स्ट विच इज सॉर्टेड एट डी, यहां पर एड्रेस दिया गया है, यानी इस एड्रेस पर ये वाली फाइल है, तो अगर इसे ओपन करना है कुल मिला के तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, और वो भी हमें ओपन करना है राइटिंग मोड में। ठीक है, तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है डी। यहां पर आप देखेंगे इसमें डी 2 टाइम है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये वाला जो डी है ये वाला सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, आपको पता है इसके सीक्वेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डबल फॉरवर्ड स्लैश का मतलब सिंगल फॉरवर्ड स्लैश होता है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो यहाँ पर ये वाला जो है सही आंसर होगा इसका। ठीक है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन, जो बाइनरी फाइल होती हैं वो किस मतलब फॉर्मेट में डेटा को कंटेन करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, सेम फॉर्मेट। ठीक है, बाइनरी फाइल में डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है, तो सेम फॉर्मेट होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64, टू रीड ऑल कंटेंट फ्रॉम द फाइल ऑब्जेक्ट फाइल एट वंस वी मैनी यूज, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है फाइल डॉट रीड, यानी कि यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि हम एक फाइल का यानी एक फाइल के ऑब्जेक्ट का सारा डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, फाइल डॉट रीड। फाइल यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने फाइल को ओपन किया है। ठीक है, ओपन करते समय जिसको ऑब्जेक्ट बनाया होगा, और डॉट रीड यानी उस फाइल से हम रीड कर रहे हैं तो सारा डेटा जो है वो रीड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 64 का सी होगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट, यानी कि रीड एंड राइट के लिए मतलब कौन सी फाइल बेटर है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल जो है ये रीड एंड राइट के लिए ईजियर है। ठीक है, मतलब ईजी है, आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, रीड लाइन विल रिटर्न, यानी रीड लाइन्स मेथड जो होता है, ध्यान रखना रीड लाइन अलग होता है और रीड लाइन्स अलग होता है। रीड लाइन क्या होता है कि एक ही लाइन को रीड करता है, जबकि रीड लाइन्स जो होता है वो सारी लाइनों को रीड करता है और उसकी एक लिस्ट बनाता है लाइन बाय लाइन, और जितनी उसमें लाइन होंगी उतने ही लिस्ट के आइटम होंगे, ये हमने पढ़ा है। तो इसका सही आंसर है लिस्ट ऑफ लाइन। ठीक है, मतलब लाइन्स की जो है वो लिस्ट बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड डज रिटेन्स फाइल डेटा एंड अपेंड न्यू डेटा, यानी कि ऐसी कौन सा मोड है जो कि पुराने डेटा को बरकरार रखता है। रिटेन्स मीन्स यानी बरकरार रखना। ठीक है, यानी पुराना डेटा डिलीट नहीं करता है और न्यू डेटा जो है वो अपेंड कर देता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए इनके दोनों मतलब ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। अगर हम ए प्लस मोड में फाइल को ओपन करेंगे तब भी हमारा डेटा बरकरार रहेगा, और जो यहाँ पर मतलब नया डेटा है वो अपेंड होगा, यानी कि लास्ट में ऐड होगा, और ए मोड में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा सही ऑप्शन है, तो फिलहाल तो यहाँ पर आप ए या बी किसी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें क्वेश्चन में केवल पूछी गई हैं। अगर एक तीसरी चीज़ इसमें इंक्लूड होती कि फाइल जो है वो ऑटोमेटिक कैसे क्रिएट होगी, ठीक है, तो ए प्लस मोड में यही डिफरेंस होता है। ए प्लस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, जो फाइल आप ओपन कर रहे हैं, तो वो नई फाइल क्रिएट हो जाती है, जबकि ए मोड में नहीं मतलब क्रिएट होती है। ये डिफरेंस है। बाकी जो यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में, ये दोनों ही मोड में हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम ए बी कुछ भी मान सकते हैं, फिलहाल ए यहाँ पर हम मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल, तो यहाँ पर 68 का हमारा सही आंसर है सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? सी, राइट लाइन्स मेथड। ठीक है,
मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो होता है वो राइट लाइन्स होता है। जैसे रीड लाइन्स में क्या होता है, उसमें भी लिस्ट ऑफ लाइन्स होता है, इसमें भी जो है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है या लिस्ट ऑफ लाइन एक ही बात है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इन सभी फंक्शन को, सभी मेथड को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ें हैं। पाइथन का पेपर तो वैसे ही इजी हो जाता है अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है तो, क्योंकि इसमें सिलेबस में भले ही 2-4 क्वेश्चन गलत हों ज़्यादातर, लेकिन जो एग्जाम पेपर आपका होगा उसमें इतना कन्फ्यूजन नहीं होगी, एक आध क्वेश्चन भले ही गलत हो। क्लियर है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 69, कमांड टू राइट अ लिस्ट इन अ फाइल। यहाँ पर कमांड की मीनिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन बेसिकली कि अगर हमें फाइल में लिस्ट को लिखना हो, ठीक है, लिस्ट का जो डेटा है वो अगर फाइल में लिखना हो तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है राइट लाइन्स। यहाँ पर भी इसका सही आंसर राइट लाइन्स ही है। और फिर यहाँ पर राइट अ लिस्ट इन फाइल, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर राइट लाइन्स ही होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज है। यहाँ पर अगर हम कमांड को हटा दे तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन भी सेम है, इसका सही आंसर राइट लाइन्स होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट वर्क एज अ वेरिएबल नेम, यानी कि इसमें से कौन सा वेरिएबल नेम की तरीके से वर्क नहीं करता। तो मैंने इन चारों को ट्राई किया, चारों जो है ये एज अ वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यानी कि हम किसी भी नाम का वेरिएबल इसमें बना सकते हैं, कोई एरर नहीं मिल रही है। फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो लेन नाम का एक हमें फंक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसको हम सही मान लेते हैं, ठीक है, कि लेन यहाँ पर जो है हम वेरिएबल नहीं बना सकते, हालांकि लेन नाम का वेरिएबल हम बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है चूंकि अवेलेबल, तो यहाँ पर इसी को मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए है व्यू, ठीक है। व्यू मेथड जो है इसको आप पढ़ लें, ये हमने पढ़ाया है, ठीक है। व्यू कॉपी पेस्ट यहाँ पर ये मेथड होते हैं, ये नमपाई से क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लें, ठीक है, उसके मेथड है। तो इससे क्या होता है, सारे कुछ जो है आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर अ फंक्शन, यानी फंक्शन डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पर डेफ कीवर्ड है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आई थिंक रिपीट हुआ है, ठीक है, और इसमें देखिए दोनों में डेफ ही है, तो ए बी किसी के साथ भी आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नमपाई एरे कैन बी, ठीक है, नमपाई एरे में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो है इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, क्योंकि इंडेक्सिंग भी होती है, स्लाइसिंग भी होती है और आइट्रेशन भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और आइट्रेशन क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, समझ लेना इसको आप। अगला क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन, यानी कि पाइथन में फंक्शन का क्या यूज है, ठीक है। तो यहाँ पर दे आर रीयूजेबल, तो यही इसका सही आंसर है, दे आर रीयूजेबल, क्योंकि हम फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये गलत है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नमपाई इन पाइथन, यानी कि नमपाई का क्या पर्पस है। टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, टू डू साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करेगा, देखिए यहाँ पर एफ नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया जिसके पैरामीटर है एक्स वाई जेड, और रिटर्न क्या करेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया तो तीनों पैरामीटर पास किए, यानी कि हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इन तीनों को जो है कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 432, यानी ये हमें ऐड होकर मिलेगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 432 होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है ये रैंड इंट से है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, नमपाई से रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर एक लास्ट में ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर ऑल ऑफ दी मेंशन्ड अबव, ये ऑप्शन जो है ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रैंडम हम यूज कर रहे हैं, रैंडम डॉट रैंड इंट। तो इसमें अगर 100 पास करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि 100 से नीचे की कोई भी वैल्यू दे सकता है ये। तो अब कोई भी वैल्यू देगा तो 56 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला हमारा डी जो ऑप्शन है ये सही रहेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्योंकि ये रैंडम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 79। अगला क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पर कोड है और इसका आउटपुट हमें बताना है। तो इसमें देखिए लैम्डा जो है ये यहाँ पर बनाया गया, लैम्डा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया गया और इसमें क्या मतलब क्या एक्सप्रेशन लिखी गई है, देखिए लैम्डा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई ये दो वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गई। फिर यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर x लेस देन वाई होगा अगर, तो x वापस जाएगा रिटर्न में। ध्यान देना, अगर x लेस देन वाई है तो क्या जाएगा, रिटर्न x जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में y रिटर्न जाएगा, मतलब या तो x जाएगा या तो y जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया, यानी ये कह सकते हैं फंक्शन को कॉल किया गया। तो यहाँ पर इसके देखिए दो पैरामीटर हैं लैम्डा के, एक x और दूसरा y। तो यहाँ पर जब इसे कॉल किया गया तो इसमें भी दो ही पैरामीटर है, ध्यान रखना 4 नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जाएंगे, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए क्वेश्चन में ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप
मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 9999 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 9996। यानी ये क्या है x और ये क्या है y है, यानी x जो है ये ग्रेटर है और y जो है वो लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, जब x y यहाँ पर पास किया जाएगा x y में, तो यहाँ पर क्या होगा कि x लेस देन y। तो यहाँ पर देखिए x जो है वो लेस देन y नहीं है, यानी कि इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, इफ़ नहीं चलेगी, क्योंकि x जो है वो तो ग्रेटर है। तो क्या होगा, एल्स चलेगा और y रिटर्न आएगा। y रिटर्न आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर जो c में दिया गया है यही हमें रिटर्न में मिलेगा। तो इसका सही आंसर है c। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर है फॉर स्टेटमेंट। फॉर जो है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं बल्कि लूप स्टेटमेंट होती है। और बाकी के जो ऑप्शन है यहाँ पर इफ, एलिफ और इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट, तो ये तीनों जो है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, नमपाई स्टैंड फॉर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, न्यूमेरिकल पाइथन। नमपाई यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हमें कोई अल्टरनेटिव कंडीशन यूज करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे इफ के साथ में। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि एलिफ। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं। ठीक है, एल्स इफ नहीं, एल्स इफ सी लैंग्वेज में होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, और देखिए ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो अगर हम मैंगो इज इक्वल टू एप्पल लगाएंगे तो यहाँ पर हमें कौन सी एरर मिलेगी। अब देखिए एरर तो मिलनी है, क्योंकि मैंगो जो है ये तो हमने वेरिएबल चलो डिक्लेयर किया, लेकिन एप्पल को मैंगो में असाइन कर रहे हैं और एप्पल को पहले डिक्लेयर नहीं किया गया, ना ही इसमें कुछ है। तो यहाँ पर हमें एरर कौन सी मिलेगी, नेम एरर मिलेगी। कौन सी एरर, नेम एरर। ध्यान रखना, पाइथन पढ़ते समय जो अलग अलग टाइप की एरर आती हैं, तो ये भी आपको नोटिस करना है कि किस टाइप के मतलब एरर पे कौन सा नाम लिख के आता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, नेम एरर होगी। सिंटैक्स एरर तब होती जब यहाँ पर कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ी होती है। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है आपको पता है। अगला क्वेश्चन, एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन डैश कंस्ट्रक्ट डिपेंड ऑन अ कंडीशन टेस्ट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सेलेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना, इसका सही आंसर सिलेक्शन है 84 का। अगला क्वेश्चन नंबर 85, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नमपाई इज एन n डायमेंशन एरे टाइप कॉल्ड। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है nd एरे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, nd एरे, n डायमेंशन एरे यानी कि nd एरे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू कॉल अ फंक्शन, यानी फंक्शन को कॉल करने के लिए सही तरीका क्या है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है, फंक्शन नेम और इस तरह से पैरेंथेसिस। आपका जो फंक्शन नेम है जैसे f, तो f और पैरेंथेसिस, ये हमारा सही मतलब मेथड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए, जो हमारी पहली स्टेटमेंट है यही फॉल्स है, बाकी की स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर हमें इसे जो है इसका आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया और इसमें math.sqrt फंक्शन कॉल किया गया। तो 36 का यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या आएगा, आपको पता है 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 6। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर ABS लगाया जा रहा है। ABS जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होता है, जो कि फ्लॉट रिटर्न देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6.0 आएगा। तो क्या आएगा 6.0, यहाँ पर इसका सही आंसर है D। इसके अकॉर्डिंग देखें तो E है, लेकिन यहाँ पर ये D ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है 6.0, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 89, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल इसका सही आंसर है सी, यहाँ पर इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरटर्न ऑर्डर इन नमपाई। ठीक है, फॉरटर्न ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा है नमपाई में। ठीक है, जब हम ऑर्डर इज इक्वल टू एफ रखते हैं ना डबल कोट के अंदर, तो वो फॉरटर्न ऑर्डर होता है, जो कि यहाँ पर इसका सही आंसर है यहाँ पर रीशेपिंग रिगार्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारी 2D या 3D एरे है और अगर उससे एक एक आइटम को निकालेंगे तो वो रो वाइज निकालेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर 0, 1, 2 ऐसे है और ये लिस्ट मतलब 2D एरे बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2D एरे हो गई और इस तरह से यहाँ पर और भी 3 एलिमेंट हैं और भी 3 एलिमेंट हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा 2D एरे है। अब इसमें नॉर्मली अगर एक एक आइटम को निकालेंगे तो पहले 0 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, किसी भी लूप से अगर निकालेंगे फिर ये निकलेगा, यानी कि रो वाइज निकलेगा। और अगर ऑर्डर एफ रखेंगे यानी फॉरटर्न ऑर्डर रखेंगे तो ये कॉलम वाइज निकालेगा, यानी इस तरीके से ऐसे ऐसे निकालेगा। आई थिंक यहाँ पर हमने कवर किया इसे। ठीक है, आप देख लेना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ नमपाई एरे। नमपाई एरे के एट्रीब्यूट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है ए, शेप, डी टाइप एंड NDIM। ठीक है, NDIM यानी n डायमेंशंस। तो यहाँ पर ये तीनों ही एट्रीब्यूट होते हैं नमपाई एरे के, तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, नमपाई डेवलप्ड बाई, नमपाई को किसने डेवलप किया है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बी। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर बी है।
अगला क्वेश्चन, हाउ कैन चेंज द शेप ऑफ numpy एरे इन पाइथन, यानी कि अगर हमें शेप चेंज करना हो तो इसका सही आंसर है रीशेप। ठीक है, हम रीशेप फंक्शन यानी मेथड को यूज करते हैं शेप चेंज करने के लिए। एरे का शेप चेंज करना हो तो रीशेप मेथड, इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 बिट जो डेटा टाइप होता है उसमें कितनी वैल्यू कंटेन कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। और 16 बिट की बात करें तो यहाँ पर 16 बिट के लिए सी होगा, और 8 बिट की बात करें तो 8 बिट में होता है मैक्सिमम 255। ठीक है, ये होता है 8 बिट में। क्लियर है। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर ये वाला जो है ये मतलब इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है, इसका भी डेटा टाइप 32 बिट ही होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव से लेके पॉजिटिव अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर यही आंसर आने वाला है। ठीक है, मतलब आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में ऐड करना होगा, तब ये हमें वैल्यू मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ वी इंस्टॉल numpy इन सिस्टम, यानी numpy हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर सी, पिप और इंस्टॉल numpy। इस तरीके से हम numpy इंस्टॉल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ टू इंपोर्ट numpy मॉड्यूल, तो यहाँ पर numpy मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। क्वेश्चन देखिए सिंपल है, यहाँ पर numpy कैसे इंपोर्ट करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन है इंपोर्ट numpy। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, चारों ऑप्शन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों ही सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि इंपोर्ट numpy एज mynumpy और numpy एज np, तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं, क्योंकि इस तीनों तरीके से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पाइथन क्या यूज करता है, तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा, इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन, हाउ टू इंपोर्ट numpy, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। फिर यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ पाइथन यूजेस, तो यहाँ पर फिर से इसका इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 100 CSV, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए M3R5 में टोटल हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि नाइलेट ने जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर सिलेबस में दिए हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आते हैं। क्लियर है, तो ये यहाँ से हमें पता चलता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन जब आप MCQ सॉल्व करें तो इस तरीके से नहीं कि बस इसका सही आंसर इंटरप्रेटर है तो बस इसी को रट लिया, नहीं, कंपाइलर असेंबलर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बाकी जैसे यहाँ पर बात करें तो इसमें यहाँ पर इसका सही आंसर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो इन तीनों के बारे में नहीं भी पता होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब सीधा यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, हमें हर पहलू पर ध्यान देना है। ठीक है, तभी यहाँ पर MCQ पढ़ने का फायदा है, वरना केवल रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आने वाले। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से पाइथन क्या नहीं यूज करता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने M3R5 में टोटल 100 MCQ जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और बाकी इससे पहले हमने 200 इंपॉर्टेंट MCQ और भी सॉल्व किए हैं, तो टोटल 300 हमारे हो गए क्वेश्चन, और बस इतना काफ़ी है आपके O लेवल एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, बाकी आप जो कॉन्सेप्ट है उस पर अच्छे से फोकस करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ें, हमने पढ़ाई हैं। ठीक है, बाकी वीडियो लेक्चर और PDF नोट्स तो हमने बताए ही हैं आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप बस यूट्यूब या UPCSS यूट्यूब चैनल पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और वीडियो में ही हमने बताया है कि नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमने इस वीडियो में जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।